सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें अपनाते हैं हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं अपना एक बेहतरीन मूवी को जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, द लिंकन लॉयर। लिंकन लॉयर 2011 में रिलीज ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb 7.3 की रेटिंग दी है। रॉटन टोमेटोज इसे 84% मिले हैं, मेटाक्रिटिक ने इसे 63% दिया और इसे 91% लोगों ने लाइक किया है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ब्रैड फर्मैन। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 8.71 करोड़ US डॉलर। लीड कास्ट में थे अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ मिकी हॉलर एज मैथ्यू मैकॉनेगी, मैगी का रोल प्ले किया है मरीसा टोमाई ने, रायन फिलिपी ने रोल प्ले किया है लुइस रॉलेट का और फ्रैंक लेविन का किरदार निभाया है विलियम एच मैकी ने। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स तो है ही फीडबैक के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी की शुरुआत होती है मिकी हॉलर के अपीयरेंस से, जो कि एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर है लॉस एंजलिस में। वो मोस्टली अपने काम से जुड़ी चीज़ों की स्टडी अपनी ब्लैक टाउन कार लिंकन में ही करता है अपनी बैक सीट पर। उसका एक ड्राइवर है अर्ल। हॉलर जो है वो मोस्टली छोटे मोटे क्रिमिनल्स के ही केस हैंडल करता है, जिसमें एक लोकल बाइक गैंग भी शामिल है। लेकिन कहानी की असली शुरुआत तो तब होती है जब मिक का दोस्त वेल उसे एक ऐसे क्लाइंट के बारे में बताता है जो बहुत अमीर है, उसे उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है और मिक को उसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वेल उसे पूरे केस के बारे में बताता है। लुइस रॉलेट एक अमीर माँ का लड़का है जिसका रियल स्टेट में बहुत बड़ा बिजनेस है। वेल बताता है कि वो चाहते हैं कि तुम उसके केस लड़ो। वो 1 मिलियन तो अपने बेटे की बेल के लिए देने को तैयार हैं और उसके बेटे पर केस है किसी प्रोस्टिट्यूट का रेप करने का और उसे बुरी तरह मारने का। ये सब सुनने के बाद मिक जाके लुइस से मिलता है जेल में। लुइस मिक को बताता है कि वो औरत उसे फंसा रही है और ये पूरा सेटअप है। फिर मिक लुइस को शांत करते हुए कहता है जब तक तुम जेल से बाहर ना जाओ तब तक तुम इसके बारे में किसी से बात नहीं करोगे। फिर मिक उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछना स्टार्ट करता है, जैसे उसके फैमिली और लॉयर का क्या नाम है, उसकी एज कितनी है, उसका रियल नाम क्या है और उसकी नेटवर्थ कितनी है, और कई सवाल पूछता है। और जाते जाते मिक लुइस को कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारी बेल होती है या नहीं। फिर जब मिक बेल की अपील के लिए कोर्ट में जाता है तो उसके अगेंस्ट में मैगी मैकफर्सन होती है, जो उसको शायद से बहुत अच्छी तरह से जानती है। मिक अपनी दलीलों में कहता है कि उसके क्लाइंट को फ्लाइट रिस्क पर ना रखा जाए, वो कहीं नहीं भागेगा। और मैगी कहती है इस दरिंदे ने इस औरत को बुरी तरह से इंजर्ड किया है और आप इसे बेल पर बाहर निकालना चाहते हैं। और फिर मिक अपने डिफेंस में कहता है ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि ये सब इसी ने किया है, और जैसे कि हमारा लॉयर तो है ही चैम्प, तो जज उसकी दलीलों को सुनकर बेल एक्सेप्ट कर लेता है और बेल $1 मिलियन पर जाके सेट होती है। और लुइस के पैर में एक एंकल ट्रेसर पहना दिया जाता है कि जिससे हर समय उसकी लोकेशन मिलती रहे और जब वो भागे तो उसे आराम से पकड़ा जा सके। और फिर अगले ही सीन में कोर्ट से बाहर निकलते वक्त वेल मिक को याद दिलाता है कि तुम्हारा पूरा फोकस हर तरह से डील पर होना चाहिए। फिर मिक रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, उसे सब कुछ याद है। फिर मिक बाहर खड़े सिसिल डॉब्स से मिलता है, जो कि लुइस रॉलेट का फैमिली वकील है। बेसिकली अब मिक पैसों की बात करने आया है सिसिल डॉब्स के पास। तभी मिक कहता है कि वो सिसिल डॉब्स के ऑफिस में उनसे और लुइस से केस के बारे में वहीं पर बात करेगा शाम को 4 बजे। और तभी वहाँ पर एक मीडिया कैमरामैन ये सब बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने कैमरे में उन दोनों के सामने। और ये सब रिकॉर्ड करने की वजह इसलिए भी थी क्योंकि लुइस की फैमिली उधर बहुत ज़्यादा ही अमीर है और उनका केस बहुत ही ज़्यादा ही पॉपुलर है उस जगह पर, तो इससे मीडिया को बहुत ज़्यादा TRP गेन करने में मदद मिलेगी। फिर सिसिल डॉब्स उस मीडिया के कैमरामैन की तरफ देख लेता है और वो कहता है कि मिस मैरी विंडोर खुश नहीं होंगी अगर ये खबर मीडिया में आई तो। और तभी मिक उस कैमरामैन को बुलाता है और पूछता है ये सब रिकॉर्ड करने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, और उसे $1000 ऑफर करता है। और ये सब देखकर वो कैमरामैन उस रिकॉर्डेड फिल्म को मिक को दे देता है $1000 के बदले। ये सब देखकर डॉब्स बड़ा इम्प्रेस होता है मिकी हॉलर से। फिर मिकी हॉलर कहता है कि उसे हर घंटे के $550 चाहिए और वो $1 लाख अलग से लेगा। ये कहकर वो अपनी लिंकन कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में आगे चलकर वो अपनी गाड़ी रुकवाता है और वहाँ पर वही कैमरामैन आता है जिसे मिकी ने $1000 दिए थे। वो कैमरामैन उसे $1000 वापस करता है, जिसमें से मिकी 800 खुद रखता है और $200 उसे देता है और वो खाली टेप भी वापस लौटा देता है। इस सीन में हमें मिकी की वो स्मार्टनेस नज़र आती है जो उसने अप्लाई की थी डॉब सिसिल को इम्प्रेस करने के लिए। ये सच में बहुत बड़ा इम्प्रेसिव मूव था जो मिकी हॉलर ने अभी किया था। इसके बाद मिकी हॉलर और फ्रैंक लेविन डॉब्स के ऑफिस 4 बजे पहुंच जाते हैं, जहां लुइस और उसकी मॉम मिसेस विंडोर और उनका फैमिली लॉयर प्रेजेंट होते हैं। फिर मिक फ्रैंक लेविन को अपने इन्वेस्टिगेटर के तौर पर उन सबसे इंट्रोड्यूस करता है
और कहता है इनकी फ़ीस अलग से लगेगी, और ये सब सुनने के बाद वो लोग उनके लिए मान जाते हैं। फिर जब मिसेस विंडोर मिस्टर हॉलर को चेक देती हैं तो मिस्टर हॉलर ये कहकर मना कर देते हैं कि हम मेरा क्लाइंट आपका बेटा है, तो चेक मैं उसी से लूँगा केस जीतने के बाद। फिर मिक मैरी विंडोर को बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि ये उसके और उसके क्लाइंट के बीच की बात है। फिर अगले ही सीन में मिक लुइस से कहता है कि तुम मुझे आप सब सच सच बताओगे जो उस रात को हुआ था। फिर लुइस बताना शुरू करता है जब वो उस रात बार में था तो उसकी मुलाकात एक प्रोस्टिट्यूट से हुई थी जिसका नाम रेजिना कैंपो है। लुइस बताता है कि वो मेरे पास आई और उसने अपना एड्रेस मुझे अपने नैपकिन पर लिख कर दिया और वो वहाँ से चली गई। फिर मिक लुइस से कहता है कि क्या तुम्हारे पास वो नैपकिन है, तो लुइस कहता है कि मेरे पास कोई नैपकिन नहीं है। लुइस बताता है एक इम्पॉर्टेंट बात इस केस में कि वो मेरे पास आने से पहले भी किसी और के साथ थी। लुइस बताता है कि वो टाइम से पहले उसके अपार्टमेंट में पहुंच गया। वो बताता है कि उसने डोर आधा ही खोला था, फिर वो अंदर गया, फिर इसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। वो बताता है कि उस लड़की ने उसे पीछे से मारा और उसे बेहोश कर दिया। फिर जब उसे होश आया तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी और वो लड़की पूरी तरह से घायल थी और कह रही थी कि इसने मुझे इतनी बुरी तरह घायल किया है और मेरा रेप करने की कोशिश की। फिर लुइस कहता है वो बुरी तरह से घायल थी और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, और वो कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लोग अनुमान लगाते हैं कि उसने या तो खुद या फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको वो सारी चोटें दी हैं। इसके बाद अगले ही सीन में ये सब सुनने के बाद मिक और लेविन फ्रैंक इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। उनकी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि लुइस ने उनसे झूठ बोला। फिर मिक लुइस के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई क्यों नहीं कि तुम नाइफ कैरी करते हो। ये सुनने के बाद लुइस बताता है कि नाइफ वो अपनी सेफ्टी के लिए कैरी करता है और नाइफ उस जगह पर मिलना उसके खिलाफ एक पक्का सबूत है। अब मिक लुइस को ये वार्निंग देके छोड़ देता है कि वो उससे कुछ नहीं छुपाएगा क्योंकि वो उसका लॉयर है। इसके बाद फ्रेंड्स स्टोरी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जिसने स्टोरी को पूरी तरह बदल के रख दिया। जब मिक रेजी कैंपो की फोटो को देखता है तो उसे अपना पुराना केस याद आता है जिसमें सेम ऐसे ही हालत में डोना रेडिना मिली थी। उस केस में मिक का फ्रेंड जीसस मार्टिन्स दोषी पाया गया था, जो कि हर बार मिक से कहता रहा कि उसने उसका खून नहीं किया। ये सब सोचने के बाद मिक को इस केस और उस केस के बीच में कनेक्शन नजर आता है और तभी वो तुरंत कैलिफोर्निया की जेल में सैन क्वेंटिन में जाता है जीसस से पूछताछ करने के लिए, जहाँ पर जीसस इनडायरेक्टली ये बता देता है कि लुइस उस लड़की से मिला था उसके मरने से पहले बार में। इसके बाद मिक का शक लुइस पर यकीन बदल जाता है कि जीसस मार्टिन्स के केस में उसी ने डोना का खून किया और जीसस को फंसा दिया। ये सब जानने के बाद मानो उसके पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। इसके बाद मिक सीधा फ्रैंक के पास जाता है और उसे ये सब बताता है कि कैसे लुइस ने उन दोनों को फंसाया है। मिक बताता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं अटॉर्नी क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी रूल के अंदर, जिससे उसे पता है फिर भी वो किसी को कुछ बता नहीं सकता क्योंकि लुइस उसका क्लाइंट है, इससे वो भी इस केस का मुजरिम कहलाया जाएगा। फिर मिक घर जाता है पर वो देखता है उसका घर का लॉक टूटा हुआ है और वो देखता है कि लुइस वहाँ पर पहले से ही अंदर बैठा हुआ है। फिर लुइस मिक से पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ पर थे, क्योंकि लुइस को पता है कि मिक जीसस से मिलने गया था। फिर लुइस मिक को एज एन एटीट्यूड में बताता है कि उसने ही डोना का खून किया और वो उसे डराता भी है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसकी फैमिली को हार्म कर सकता है। मिक की फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसकी बेटी। फिर अगले ही दिन मिक को ये पता चलता है कि उसके फ्रेंड फ्रैंक को किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात थी। इसके बाद मिक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वैल के घर जाता है और उसे धमकी देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही लुइस का एंकल ट्रेसर निकाला था। तभी पुलिस लुइस को फ्रैंक के घर के बाहर ट्रेस नहीं कर पाई। इस घटना के बाद पुलिस मिक को बताती है कि फ्रैंक का कत्ल 22 कैलिबर पिस्टल से हुआ है। फिर मिक तुरंत डरते हुए अपने घर में अपनी गन चेक करता है और उसकी गन वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ से लुइस ऑलरेडी लेके जा चुका था क्योंकि लुइस ही लास्ट टाइम मिक के घर पर आया था। इसी दौरान मिक को फ्रैंक का वॉइस मेल भी मिलता है जिसमें वो बताता है कि उसके पास जीसस मार्टिन्स को जेल से बाहर निकालने का रास्ता है। इसके बाद फ्रैंक लेविन को किसी ने गोली मार दी उसी के घर में। फिर अगले सीन में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है फ्रैंक लेविन के एक मर्डर केस के इंचार्ज डिटेक्टिव लैंडफोर्ड से, जो कि हॉलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उन्हें उस गन की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है हॉलर के नाम पर जिससे फ्रैंक लेविन का कत्ल हुआ था। अब हॉलर भी सस्पेक्ट के रूप में लेविन के मर्डर केस में इन्वॉल्व है। फिर मिक समझ जाता है कि ये पूरा सेटअप है उसे फंसाने के लिए।
फिर मिक अपने ही एक्सपीरियंस से एक और सेटअप तैयार करता है लुइस को फंसाने के लिए। लुइस जिस जेल में था उसी जेल में मिक की एक जानकार थी, ग्लोरिया। मिक ग्लोरिया को अपना पूरा प्लान समझाता है। ग्लोरिया लुइस के सेलमेट के पास जाकर उसे एक डील ऑफर करती है कि अगर तुम ये सारी बातें कोर्ट में जाकर कहोगे तो तुम और मैं इस जेल से दोनों बाहर जा सकते हैं। इस सीन के बाद फिर अगले ही दिन कोर्ट में मिक के अगेंस्ट में जब मिस्टर मिंटन अपने एक विटनेस को कोर्ट में पेश करते हैं तो वो और कोई नहीं डीजे ही होता है, लुइस का सेलमेट। डीजे कोर्ट में बताता है कि लुइस ने अपने जेल पीरियड के दौरान उसे बताया था कि वो उस लड़की को मार ही देता, पर वो बच गई और वो उसी के लायक थी और उसने ऐसा पहले भी किया है। उसने एक लड़की को मारा था जिसके हाथ पर स्नेक वाला टैटू था। ये सुनकर उधर खड़े डिटेक्टिव ऑफिसर समझ जाते हैं ये किस मर्डर केस की बात कर रहा है। लुइस कोर्ट में अपने डिफेंस में बोलता है कि उसने तो डीजे से अपने सेल पीरियड के दौरान उससे बात भी नहीं की। फिर माइक लुइस को डिफेंड करते हुए जज के सामने ये प्रूव कर देता है कि डीजे का खुद का बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है पास्ट में, और मिक ये भी प्रूव कर देता है कि डीजे ने अपने पास में झूठ बोलकर कितने इनोसेंट्स को फंसाया है। ये सब कोर्ट में प्रूव हो जाने के बाद जूरी लुइस के ऊपर से सारे चार्जेस हटा देती है जो भी उस पर लगे थे। लुइस जैसे ही कोर्ट से फ्री होता है पुलिस उसे पकड़ लेती है डोना रेटिना के मर्डर केस के में। तब हमें बेसिकली मिस्टर हॉलर का प्लान समझ आता है कि वो लुइस को 10-15 साल की सज़ा ना दिलवाकर फांसी की सज़ा दिलवाना चाहता था। फिर अगले ही सीन में कोर्ट से निकलने के बाद मिक अर्ल से गन ले लेता है जो कि उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए मंगाई थी। फिर लुइस भी तभी एविडेंस की कमी के कारण छूट जाता है। फिर लुइस मिक की फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके घर जाता है, पर वो वहाँ पर क्या देखता है कि मिक पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखकर लुइस मिक को धमकी देता है कि वो हर समय अपनी फैमिली के पास नहीं होगा उन्हें बचाने के लिए। फिर उसे ये कहना बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि सडनली वहाँ पर बाइकर गैंग आकर लुइस रॉलेट को बुरी तरह मारकर हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। फिर मैगी मिक को कॉल करके ये बताती है कि फ्रैंक लेविन ने लुइस रॉलेट के खिलाफ एक मजबूत सबूत ढूंढ निकाला था। फ्रैंक लेविन ने लुइस की वो पार्किंग टिकट खोज निकाली थी जो कि लास्ट मर्डर के विक्टिम के घर के पास है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था लुइस रॉलेट के खिलाफ। और ये सबूत इतना काफ़ी था कि जीसस मार्टिन्स इनोसेंट है। इन सब बातों के दौरान जब मिक अपने घर पहुंचता है तो लुइस की माँ मिक को उसके घर के अंदर ही मिलती है जो कि उसका वहाँ पर वेट कर रही होती है। फिर उस समय मैरी विंडोर तुरंत ही हॉलर को गोली मारकर उसे घायल कर देती है और ये बताती है कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए फ्रैंक लेविन को उसकी गन से मारा था। फिर ये सब सुनने के बाद तभी घायल मिक भी मैरी पर गोली चला देता है और वो वहीं पर मर जाती है। और अब फाइनली मिकी हॉलर हॉस्पिटल से निकलता है और उसे पता चलता है जीसस अब जेल से छूट चुका है और लुइस डोना मर्डर केस का दोषी पाया गया है। इसके बाद घर जाते वक्त एडी की गैंग मिक की कार को घेर लेती है और एडी मिक को अपने लिए केस लड़ने के लिए कहता है। मिकी हॉलर कहता है कि वो उनके पिछले काम के बदले ये केस फ्री में लड़ेगा और इस तरह वो अब अपने नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर होता है स्टोरी का द एंड। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं एक्चुअल स्टोरी क्या थी। कुछ साल पहले लुइस ने डोना का रेप करके और उसका मर्डर करके जीसस मार्टिन्स को उस केस में फंसा दिया था। जीसस मार्टिन्स ने मिक को हायर किया पर मिक उसे बचा नहीं पाया, पर मिक को उस केस का एक्सपीरियंस तो था ही। फिर जब लुइस ने रेटिना कैंपो के साथ भी वही करने की कोशिश की पर लकीली मिसेस कैंपो बच गई और लुइस पकड़ा गया, तब उसने सोचा क्यों ना वो उसी लॉयर को हायर करे जिसके पास इस केस का एक्सपीरियंस है। लुइस को पता था अगर मिक को लकीली उसके पुराने केस के बारे में पता भी चल जाता है तो अटॉर्नी क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी के रूल्स के अंदर मिक किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। फिर आगे स्टोरी में जब मिक को लुइस के पास के बारे में पता चलता है तो वह लुइस को बताने की कोशिश करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसकी माँ उसके लिए कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव थी, इसलिए वो उस इन्वेस्टिगेटर को मार देती है जिसको लुइस के खिलाफ कुछ सबूत मिले थे। और फ्रैंक लेविन के मर्डर का दोषी मिक लुइस को समझ रहा था और हम सबके मन में सवाल था कि मिक ने उसे उसी केस में क्यों नहीं फंसा दिया, पर मिक उसे उससे भी बुरी सज़ा दिलवाना चाहता था, फांसी की सज़ा। इसलिए उसने उसे उस केस से बचाया पर उसके पास्ट के केस में उसे फंसा दिया। और वो इसलिए भी दुखी था मिक क्योंकि उसने जीसस मार्टिन्स का भरोसा नहीं किया था। तो ये थी इस कहानी के पीछे की वजह, और आपको आगे की स्टोरी तो पता ही है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन तो है ही। स्टोरी से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही। ठीक है, बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।